जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी ये डेली क्लास होती है और आज की ये हमारी 8वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 7 क्लासेस अपडेट कर दिए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में या इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सारी क्लासों का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है। तो बताइए दोस्तों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर 2012 को जो है ये लागू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 10 नवंबर 2012 को जो है लागू हुआ था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और बालकों संबंधी अपराधों से बालकों की रक्षा करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बाल विवाह डैश है। तो बताइए दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत जो है बाल विवाह को क्या कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा शून्यकरण कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, बाल विवाह अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विवाह को शून्य करने की याचिका जिला न्यायालय में जो है दायर की जा सकती है। तो याद रखिएगा, कहाँ पर दोस्तों, जिला न्यायालय में जो है इसकी याचिका को दायर किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी बालक विवाह में महिला पक्षधर के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। कहने का मतलब इसमें जो है महिला पक्षधर की भरण पोषण की जिम्मेदारी वयस्क की दशा में माता पिता और अवयस्क जो है पुरुष की, दोनों की जो है जिम्मेदारी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाल विवाह को शून्यकरण घोषित करने की याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया। तो इसकी याचिका जो है जिला न्यायालय में जो है दायर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, बाल विवाह अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विवाह को शून्य करने की याचिका जिला न्यायालय में दायर की जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि न्यायालय द्वारा बाल विवाह शून्य घोषित कर दिया जाता है तो डिक्री दिए जाने के पूर्व जन्मा बालक या गर्भावित बालक माना जाता है। तो क्या माना जाता है। तो उसे जो है धर्मज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन से, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा को संशोधित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की 1955 के अधिनियम की किस धारा को जो है संशोधित किया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18, धारा 18 को जो है संशोधित किया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है, बाल विवाह के संबंध में बाल विवाह को शून्यकरण घोषित करवाने की याचिका विवाह के कितने वर्ष के अंदर दायर की जा सकती है। तो बताइए दोस्तों, शून्यकरण करवाने के लिए बाल विवाह को याचिका न्यायालय में कितने वर्ष के अंदर जो है दायर की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के अंदर जो है याचिका दायर की जा सकती है। और बता दें, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बाल विवाह को शून्य करवाने की याचिका वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर जो है दायर की जा सकती है और इसे जिला न्यायालय में जो है इसकी याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, यदि याचिका दायर किए जाने के समय याचिकाकर्ता बालक था
तब याचिका किसके माध्यम से दायर की जाएगी? तो बताइए दोस्तों, याचिका जो है किसके माध्यम से जारी की जाएगी? ऑप्शंस है वाद मित्र द्वारा, दूसरा है संरक्षण द्वारा, तीसरा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा और लास्ट कह रहा उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इन उपर्युक्त सभी के द्वारा जो है याचिका दायर की जा सकती है, वाद मित्र द्वारा, संरक्षण द्वारा या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा। यहाँ पर संरक्षण का मतलब है कि उस बालक के जो संरक्षक हैं उनके द्वारा जो है याचिका दायर की जा सकती है। क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम द्वारा निम्न में से किस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2011 में ये आपका 2 बार पूछा गया है क्वेश्चंस। तो बताइए दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के द्वारा जो है किस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा अधिनियम 1929 को जो है निरस्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से बाल विवाह के अनुष्ठान को दुष्प्रेरित करने वाला व्यक्ति दंडित होगा? तो बताइए दोस्तों, बाल विवाह को के अनुष्ठान को जो है भंग करने वाला या दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को कितने दिन की जो है सज़ा की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख जुर्माना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है निम्न में अक्षय तृतीया जैसे कतिपय दिनों पर सामूहिक बाल विवाह को रोकने के लिए कार्यवाही कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है कार्यवाही कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला मजिस्ट्रेट जो है इस पे कार्यवाही अर्थात रोक लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धारा 16 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। और बता दें, धारा 16 के तहत राज्य सरकार जो है संपूर्ण राज्य में जो है बाल विवाह अधिकारी या प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करता है। तो किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा जो है इस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का उद्देश्य किन अपराधों से बालकों का संरक्षण करना है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शंस है अश्लील साहित्य, दूसरा है लैंगिक हमला, तीसरा है लैंगिक उत्पीड़न और लास्ट कह रहा उपर्युक्त सभी। तो ये सभी के सभी से जो है बालकों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अश्लील साहित्य से, लैंगिक हमला से, लैंगिक उत्पीड़न से, ये सारे के सारे आपके सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया, तो किसके द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध होगा? तो बताइए दोस्तों, कैसा जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो है दंड दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञेय तथा अजमानती जो है इसमें दंड दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, बाल विवाह के लिए आवेदन जिला न्यायालय में दायर किया जा सकता है और बाल विवाह का अपराध संज्ञेय तथा अजमानती होगा। ये आपका प्रावधान दिया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य है? तो बताइए दोस्तों, बाल विवाह अधिकारी का कौन सा कर्तव्य है? पहला कह रहा है समाज को संवेदनशील बनाना,
दूसरा कह रहा है जनता को जागरूक करना, तीसरा कह रहा है बाल विवाह का निवारण करना। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी के सभी ये जो है अधिकार प्रतिषेध अधिकारी के जो है कर्तव्य होते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस धारा में वर्णित है? तो यह जो है धारा 7 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अन्य बातों के साथ साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की सशक्त करता है? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो अनुच्छेद 15 के 3 में जो है इसका जो है प्रावधान दिया गया है। यही अनुच्छेद जो है बालकों के विशेष उपबंध के सशक्त करता है भारतीय संविधान का। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों से संबंधित सम्मेलन में अंगीकृत किए गए प्रस्ताव पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? तो बताइए दोस्तों भारत के द्वारा इसमें जो है कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1992 में जो है भारत के द्वारा जो है इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन से निम्न में से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस धारा में वर्णित है? तो बताइए दोस्तों लैंगिक अपराधों से संबंधित बालकों का संरक्षण अधिनियम किस धारा में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 20 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, लैंगिक अपराधों की श्रेणी में। क्वेश्चन है लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध की जानकारी रखने वाला किसको सूचना देता है? तो बताइए दोस्तों इसकी सूचना किसको दी जाती है? ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट को, स्थानीय पुलिस को या पुलिस यूनिट को, और लास्ट कह रहा है बी व सी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी व सी, अर्थात जो है सूचना जो है स्थानीय पुलिस और पुलिस यूनिट को जो है दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध होने की संभावना या जानकारी हो तथा किसी मीडिया होटल आदि में जो है ऐसे अपराधी की जानकारी कोई व्यक्ति रखता हो तो वह जो है विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को जो है जानकारी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से निम्न में से गुरुत्व लैंगिक हमले के लिए कम से कम कितना दंड प्रभावनीय है? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की सज़ा जो है प्रावधानित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा जो है 5 में गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमला तथा धारा 9 में गुरुत्व लैंगिक हमला को परिभाषित किया है। तो दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, धारा 5 के अंतर्गत किसको? गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमला को, और धारा 9 में जो है केवल गुरुत्व लैंगिक हमला को। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन से अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग किस धारा में वर्णित है? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो धारा 13 के जो है अनुसार इसका उपयोग करना वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से लैंगिक उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा? तो बताइए दोस्तों कोई भी लैंगिक उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति को कितने वर्ष का जो है कारावास का दंड किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष का दंड अपराध उसे किया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसी बालक के कथन को कहाँ अभिलिखित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों अगर कोई बालक जो है पीड़ित है उत्पीड़न से तो उसका अभिलिखित कहाँ पर किया जाएगा? उसके निवास स्थान पर, न्यायालय में, उसके मन पसंदीदा स्थान पर,
और लास्ट कह रहा है ए व बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों इसमें जो है सही बताया गया है। तो बता दें, बालक के कथन का अभिलेख मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या किसी भरोसेमंद या विश्वसनीय व्यक्ति की उपस्थिति में जो है उसका अभिलेखित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपका 2011 और 2019 वाले में दोनों में पूछा गया है यूपीएसआई में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया था और इसे कानून का अधिकार बना दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से एक कौन सा नहीं है? तो बताइए दोस्तों, जो भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए हैं उनमें से कौन सा इनमें नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा विरोध का अधिकार। यही जो है मौलिक अधिकार की 6 श्रेणियों में नहीं है। और बाकी सभी समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों के तीनों जो है मौलिक अधिकारों के अर्थात मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल देश के व्यक्तियों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समान अवसर का अधिकार। यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। तो याद रखिएगा कौन से अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में जो है इसका प्रावधान वर्णित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है अधिकार है जो सभी नागरिकों को प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को और देश के नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है सभी को प्राप्त है, चाहे वो विदेशी हो चाहे देश का नागरिक हो। ठीक है, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और इस जो है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा भी कहा गया है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1976 को जो है पारित किया गया था। और बता दें, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित है। तो किसमें भैया? अनुच्छेद 23 में इसका प्रावधान दिया गया है संविधान के। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो बताइए दोस्तों, सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन से जो है इसकी अवधारणा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य के
सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यही जो है नीति निर्देश सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो बताइए दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यही जो है इसका मूल जो है अंतर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका जो है संकल्प का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है। तो बताइए दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो बताइए दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाद योग्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो बताइए दोस्तों इसका प्रावधान भारत के संविधान में कहाँ पर है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। और बता दें संविधान के अनुच्छेद 39 के घ में इसका प्रावधान दिया गया है। तो याद रखिएगा कहाँ पर भैया, संविधान के अनुच्छेद 39 के घ में इसका प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है भारत के में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है। ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। और बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो किसमें भैया, अनुच्छेद 40 में। साथ में याद रखिएगा कई बार ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपका एक तरफ अनुच्छेद दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय दिए गए हैं, तो आपको इनको मिलान करना है। तो पहला कह रहा है अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 का संबंध जो है ग्राम पंचायतों के गठन से हो जाएगा, यानी कि ए का तीसरे से। अगला कह रहा है अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 जो है काम करने के अधिकार से है हो जाएगा। अगला कह रहा है अनुच्छेद 44, तो ये जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और लास्ट कह रहा है अनुच्छेद 48, तो ये जो है कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रम लागू किया गया था। तो बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मनरेगा कार्यक्रम जो है लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 के तहत मनरेगा कार्यक्रम जो है भारत में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे वैदेशित है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व द्वारा जो है यह वैदेशित है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। यही जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन या वन्य जीव की रक्षा हेतु प्रावधान दिए गए हैं। तो बताइए दोस्तों कि इनमें से किस में जो है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीव की रक्षा हेतु प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, दूसरा कह रहा है मूल कर्तव्यों में, तीसरा कह रहा है प्रस्तावना में और लास्ट कह रहा है ए और बी दोनों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में जो है इसके प्रावधान दिए गए हैं, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में जो है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीव की जो है रक्षा हेतु प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो बताइए दोस्तों यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। तो यह कथन जो है के.टी. शाह के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, यही नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। और बाकी आपके तीनों समान कार्य के हेतु समान वेतन, पर्यावरण संरक्षण, काम का अधिकार, ये तीनों के तीनों जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर कानून में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, किसकी सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के द्वारा जो है इसको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। तो बताइए दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को किस में रखा गया है। तो भाग 4 के ए में इसे जो है रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों भारत में जो है संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को। तो भारत में जो है संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे गणतंत्र दिवस पूछता है तो 26 जनवरी को मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। तो सारे के सारे याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक आज की क्लास में क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। और भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे इसी क्लास को लेकर के, कल 9 नंबर की क्लास होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।